हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्री मेडिको माई सेल्फ डॉक्टर अनंत राजमौर। तो बच्चों, आज हम अपनी इस वीडियो लेक्चर में इल्यूशन चैप्टर के लास्ट 10 ईयर के एमसीक्यू और कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन जहां से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन के साथ ही हम डिस्कस कर लेंगे। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वेरिएशंस काज्ड बाय म्यूटेशंस एज प्रपोज्ड बाय ह्यूगो डी व्रीज। तो ह्यूगो डी व्रीज के अनुसार म्यूटेशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, ये म्यूटेशन क्या काज करता है, ये वेरिएशन काज करता है। म्यूटेशन दोनों साइड हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ह्यूगो डी व्रीज के अनुसार म्यूटेशन क्या था, ये अचानक से कभी भी हो जाता है। तो अचानक से कभी भी हो जाएगा, रैंडम। ओके, पहला एंड ये किसी भी डायरेक्शन में हो जाएगी, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये है कि ये इंडिविजुअल के लिए ये बेनिफिशियल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है। मींस ये आगे इवोल्यूशन को आगे भी ले जा सकता है, इवोल्यूशन को बैक भी ले जा सकता है। तो इसका कोई डायरेक्शन नहीं है। तो ये क्या है, इनका कहने मतलब था कि ये ह्यूगो डी व्रीज के अनुसार म्यूटेशन क्या है, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस था। मींस स्मॉल एंड डायरेक्शनल नो, रैंडम एंड डायरेक्शनल नो। रैंडम तो है बट डायरेक्शनल नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन में स्मॉल एंड डायरेक्शन लेस तो है बट स्मॉल नहीं होता है। रैंडम एंड डायरेक्शन लेस, यस, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होता है। मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। स्मॉल एंड डायरेक्शनल ये नहीं है। ये किसके अनुसार था, स्मॉल एंड डायरेक्शनल, कि ये जो इवोल्यूशन काज करता है, ये वेरिएशन काज करने वाला, ये किसके अनुसार था, ये डार्विन के अनुसार था। डार्विन के अनुसार स्मॉल एंड डायरेक्शनल होता है ये। ओके, लेकिन ह्यूगो डी व्रीज के अनुसार म्यूटेशन क्या है कि रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होता है ये। ठीक है, ओके। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस क्या है, ये म्यूटेशन होता है ह्यूगो डी व्रीज के अनुसार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, अ जीन लोकस हैज 2 alleles, कैपिटल ए स्मॉल ए, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलेल, कैपिटल ए क्या है, डोमिनेंट एलेल इज 0.4। तो कैपिटल ए को क्या बताया, 0.4 बताया, 0.4 बताया। एंड देन व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस एंड होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल की फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है पॉपुलेशन में। ओके, तो ये किसके अनुसार है, ये पॉपुलेशन फ्रीक्वेंसी, ये हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को शो करता है। तो हम लोग हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल को डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो ये हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल अप्लीकेबल फॉर लार्ज पॉपुलेशन। पहला क्वेश्चन कि हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल किसके लिए है, ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से राइज हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड कांस्टेंट। इनका कहना था हार्डी वीनबर्ग का कि किसी पॉपुलेशन में जीन की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो स्टेबल और कांस्टेंट होती है जब तक उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। जनरेशन टू जनरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगी, जब तक डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा तब तक कांस्टेंट रहेगी, स्टेबल कांस्टेंट होती है। ये दूसरा क्वेश्चन होगा। ओके, फॉरवर्ड जनरेशन टू जनरेशन, अदर जनरेशन। ओके, सम ऑफ टोटल एलिक फ्रीक्वेंसीज 1। इनका कहना था कि जितने भी एलेल्स होते हैं इनकी टोटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 1 हो जाएगी। मींस डोमिनेंट एलेल्स एंड रिसेसिव एलेल की फ्रीक्वेंसी 1 होगी। मींस a प्लस b इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलेल, कैपिटल ए क्या है, डोमिनेंट एलेल है, इसको p से डिनोट करते हैं। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलेल को स्मॉल a मींस q से डिनोट करेंगे। ओके, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल, डोमिनेंट एलेल देगा तो कैपिटल ए स्मॉल या p और q रहेगा। बट अगर इंडिविजुअल दे दिया तो ये होमोजाइगस कंडीशन दे देगा, कैपिटल इज इक्वल टू p स्क्वायर बोल सकते हो। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव एलेल या रिसेसिव फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव इंडिविजुअल बोल रहा है तो स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या, q स्क्वायर हो जाएगा। याद रखिए, p स्क्वायर ये फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट इंडिविजुअल है पॉपुलेशन में, ये q स्क्वायर रिसेसिव इंडिविजुअल है ये। ओके, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को कैपिटल स्मॉल ए बोला गया या 2pq बोला गया था। हेटेरोजाइगस वर्ड आते ही 2pq हो जाएगा। तो मींस हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या बना, p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इसको क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है,
क्वेश्चन कर रहा है कि होमोजाइगस डोमिनेंट इंडिविजुअल की बात कर रहा है, तो कैपिटल ए या पी स्क्वायर की बात कर रहा है। तो कैपिटल ए क्या है 0.4 है, तो कैपिटल क्या हो जाएगा 0.4 इंटू 0.4 इज इक्वल टू 0.16 हो जाएगा। ओके, ये डोमिनेंट इंडिविजुअल हो गया। तो कैपिटल ए 0.4 है, तो स्मॉल क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6 हो जाएगा। ओके, तो अब क्या कराएगी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, हेट्रोजाइगस 2pq इज इक्वल टू 2 इंटू ये क्या है, ये q है, ये क्या है p है, तो 2p 0.4 इंटू 0.6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.48 हो जाएगा 2pq को लियो। अब क्या बोल रहे हैं होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल, तो ये क्या हो जाएगा स्मॉल है या q स्क्वायर इज इक्वल टू 0.6 इंटू 0.36 हो जाएगा। ओके, तो ऑप्शन लोग मैच करा लेते हैं। ये रहा एक हेट्रोजाइगस, ये रिसेसिव इंडिविजुअल है। तो डोमिनेंट इंडिविजुअल पहले डोमिनेंट दिया है, तो 0.6 किस में है, ये है, ये है, ये है, तो ये 3 ऑप्शन हो सकते हैं ये डोमिनेंट वाले। ओके, अदर 2pq 0.48 किस में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये रहा, आंसर मिल गया, ये तो पहले कट गया था, तो आंसर क्या हो जाएगा आंसर डी हो जाएगा, हमने मैच करा लिया। एंड रिसेसिव इंडिविजुअल 0.36 ये रहा, सो आंसर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह क्वेश्चन हार्डी यूनिवर्स प्रिंसिपल पर काफी आता रहता है, आप लोग इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करोगे। ओके, सो आंसर डी हो जाएगा। ओके, कि 0.16 होमोजाइगस इंडिविजुअल, 0.48 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल, 0.48 हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल एंड 0.36 रिसेसिव इंडिविजुअल हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है इस वक्त, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आ रहा है कि किस तरह का सिलेक्शन होगा, नेचुरल सिलेक्शन किस तरीके का होता है ये। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन दे रहा है, क्योंकि इसमें केवल थ्योरी दिया हुआ है, तो इस पर बच्चों को घुमाना आप लोगों को आसान, इस वजह से इस पर क्वेश्चन दे रहा है। ओके, तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ फिनोटाइप के साथ रहेंगे, इंडिविजुअल वाई एक्सिस पर इधर रहेंगे, एक्स एक्सिस पर क्या दे रहा है फिनोटाइप फेवर्ड नेचुरल सिलेक्शन, मीडियम साइज इंडिविजुअल पीक जो होगा वो मीडियम साइज इंडिविजुअल को शो करेगा। तो इस तरह 3 बन सकते हैं, या तो कोई पॉपुलेशन हो वो क्या शो करे कि पीक वाले को शो करे, मींस इस डायरेक्शन को नो, इस डायरेक्शन को नो, तो किसी डायरेक्शन को ना शो करके वो क्या चूज करे, केवल पीक डायरेक्शन के इंडिविजुअल को करेक्टर को चूज करे, मींस इंडिविजुअल जो होंगे वो पीक डायरेक्शन के करेक्टर को चूज करेंगे, मीन करेक्टर को चूज करेंगे, तो क्या कहलाता है ये मीन करेक्टर को चूज करेगा, तो ये हो जाएगा स्टेबलाइजिंग। ठीक है, तो ऑल द इंडिविजुअल मींस मोस्ट ऑफ द इंडिविजुअल चूजिंग मीन करेक्टर वैल्यू, जब मीन करेक्टर को चूज करेंगे तो पीक हायर नैरोर बनेगा और वो स्टेबलाइजिंग हो जाएगा। ओके, एंड कोई इंडिविजुअल किसी डायरेक्शन को चूज करता है, या तो इस डायरेक्शन को चूज करेगा या तो बैक डायरेक्शन चूज करेगा, किसी भी शिफ्ट डायरेक्शन में पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, मींस मीन करेक्टर जो होगा इंडिविजुअल्स क्या करेगा किसी एक डायरेक्शन को चूज करेगा। अब मीन करेक्टर को ना चूज करके किसी एक डायरेक्शन को चूज करता है तो ये क्या हो जाएगा, ये डायरेक्शनल हो जाता है ये। ओके, वन करेक्टर को चूज करेगा, लेकिन अगर इंडिविजुअल्स क्या करेंगे आगे भी फॉरवर्ड भी चूज करते हैं एंड बैकवर्ड भी चूज करते हैं, दोनों साइड चूज करते हैं, मीन को नहीं चूज करते हैं, तो या तो आगे और पीछे बैक दोनों साइड को चूज करेंगे, तो क्या हो जाता है ये डिसरप्टिव, मींस किसी को फेवर नहीं करेगा। अब इस पर क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन बनता है जैसे ह्यूमन हाइट, और ह्यूमन हाइट को करेक्टर को लेते हैं, तो अपने इंडिया में मीन हाइट क्या होती है 5 फीट होती है। ओके, 5 फीट के आसपास होगी। ओके, लेकिन एक तरफ ये 3 फीट वाले भी हो सकते हैं और 7 फीट वाले बंदे भी हो सकते हैं, तो इसमें क्या होगा ये मीन करेक्टर वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अगर 100 इंडिविजुअल्स हैं, 100 पीपुल हैं,
100 पीपल है, 100 में अगर इफ वो 90% चूज करते हैं, 90 पीपल चूज करते हैं 5 फीट को, मतलब 90 आदमी ये 5 फीट वाले हैं, और इसमें से 3 आदमी 7 फीट वाले हो गए, और कितने बचते हैं, 7 आदमी ये 3 फीट वाले हो जाते हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल क्या चूज किया करेक्टर वैल्यू, 90% लोगों ने 5 फीट मीन करेक्टर वैल्यू को चूज किया। तो किस तरह का नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टेबलाइजिंग, ये स्टेबलाइजिंग हो जाएगा। ठीक है, अगर ये 7 को चूज करते ज्यादा, इनको ना चूज करते डायरेक्शनल 7 या 3 फीट को कोई भी एक चूज करते, मतलब कि अगर 7 फीट वाले या 3 फीट वाले सबसे ज्यादा होते, 5 फीट वाले मिनिमम होते, 7 वाला ज्यादा होता या 3 वाला ज्यादा होता, तो क्या हो जाता, डायरेक्शनल हो जाता। मीन्स अगर नेक्स्ट कंडीशन में अगर ये बोल दिया जाए कि 7 फीट वाले कितने हो गए 45, 3 फीट वाले 45 और ये 5 फीट वाले 10 हो गए, तो क्या हो जाता, ये दोनों डायरेक्शन चूज किया जा रहा है, 3 फीट और 5 फीट दोनों डायरेक्शन को चूज किया गया, तो क्या हो जाएगा, डिसरप्टिव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर 90% लोगों ने चूज किया 45 को चूज किया, 90% ने, 3% 5 फीट वालों ने एंड 7% चूज किया 3 फीट वालों ने, तो एक डायरेक्शन को चूज किया, तो डायरेक्शनल जब चूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा। ये ह्यूमन हाइट की बात हो गई। ओके, अब इस तरीके से कुछ भी ले सकते हो। मिल्क प्रोडक्शन इन काऊ, काऊ के द्वारा जो मिल्क प्रोडक्शन है इसको अगर लिया जाए, मीन्स अगर 4 लीटर दूध प्रोडक्शन को, 4 लीटर मिल्क प्रोडक्शन को मिल्क करेक्टर ले लिया जाए, ठीक है, कोई काऊ है वो 4 लीटर देती है दूध। ओके, और एक दूसरी काऊ है जो 8 लीटर दूध देती है, 8 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है, एक काऊ है जो 1 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, इस तरह का ऑप्शन दे दिया, तो 4 लीटर क्या है, ये मीन करेक्टर वैल्यू है ये। ओके, ये डायरेक्शन हो जाएंगे, 2 डायरेक्शन हो गए। अब इसमें क्या है कि अगर 100 गाय हैं, 100 में से अगर 80 गायें, 80 काउस क्या 4 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करती हैं, 8 लीटर कितने, ये 16 हो गई, 1 लीटर कितनी 4 हो गई, तो टोटल क्या हो जाएंगे 100% हो गया। बट मीन करेक्टर वैल्यू 80 काउस ने चूज किया क्या, 4 लीटर मिल्क प्रोड्यूस करना है, तो ये मीन करेक्टर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग हो जाएगा। अगर इसी में 90 काउ क्या चूज करें, 8 लीटर चूज करें, 5 काउ इसको एंड 5 काउ इसको चूज करें, ये क्या हो जाएगा, डायरेक्शनल हो जाएगा। अगर दोनों 45, ये 45 8 लीटर एंड 10 काउज हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिसरप्टिव हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है ये, इस तरह क्वेश्चन आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको थ्योरी समझ में आ गई इसकी, कैसे भी क्वेश्चन बना लेगा आप कर ले जाओगे, और क्वेश्चन ये बना रहा भी क्वेश्चन मिलेगा आपको क्लियर, यहाँ से आप इसको समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इन ए स्पीसीज वेट ऑफ न्यूबॉर्न का वेट बोल रहा है कि रेंज फ्रॉम 2 to 5 kg, ठीक है 2 to 5 kg है, 2 से 5 kg का आसपास इनका वेट बोल रहा है। फिर कह रहा है कि 97% ऑफ न्यूबॉर्न विथ एवरेज वेट 3.3 kg, एवरेज वेट क्या है 3.3 kg का एवरेज वेट है, मीन्स 97% जो है ये क्या 3.3 kg वेट के हैं वो सर्वाइव करते हैं, मीन्स इंडिविजुअल जो बच्चे न्यूबॉर्न है 97% 3.3 kg के हैं ये सर्वाइव होते हैं, जबकि 99% ऑफ इन्फेंट बॉर्न विथ, जबकि बोल रहा है कि जो 99% बॉर्न इन्फेंट होते हैं 2 to 2.5 kg और 4.5 to 5 kg डाई, मीन्स कि जो बॉर्न होते हैं 2 से 2.5 या 4.5 से 5 kg के आसपास वो डेथ हो जाते हैं। ये मीन्स ये 97% ये सर्वाइव कर जाते हैं, 3% इसकी डेथ हो रही है, लेकिन 2 to या 5 kg में केवल 1% सर्वाइव कर रहा है, बाकी 99% डेथ हो जा रही है। मीन्स इंडिविजुअल ने क्या चूज किया, ये सर्वाइव करने वाला इंडिविजुअल मीन करेक्टर वैल्यू को चूज कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शनल वाले क्या हो जा रहे हैं, डेथ हो जा रहे हैं। तो सर्वाइवल वैल्यू कौन सी नेचुरल सिलेक्शन की 3.2 3.3 kg हो जाएगा। मीन्स मीन करेक्टर को चूज करते हैं तो कौन सा आ जाएगा, स्टेबलाइजिंग हो जाएगा यहाँ पर। ओके, तो क्या हो जाएगा साइक्लिकल सिलेक्शन नो,
डायरेक्शनल लो, क्योंकि डायरेक्शनल यही वाले डेड हो गए और 5 वाले डेड हो गए, तो डायरेक्शनल भी नहीं है। स्टेबलाइजिंग हो जाएगा क्योंकि मेन कैरेक्टर वैल्यू को चूज कर रहा है। डिसरप्टिव भी ऐसा है नहीं है। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा, स्टेबलाइजिंग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 97% सब सर्वाइव कर रहे हैं 3.2 3.3 kg वाले। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इवोल्यूशन ऑफ मैन पर थ्योरी पर डिस्कस करते हैं। ओके, तो यहाँ से एक क्वेश्चन तो आना रहता है इवोल्यूशन ऑफ मैन से, और मैंने एकदम सिंपल वे में आपके सामने प्रेजेंट किया है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट भी, जो मैंने आप लोग साथ यहाँ पर इकट्ठा किया है, साथ हर जगह से इकट्ठा करके इसको। ओके, ड्रायोपिथेकस एंड डामापिथेकस, तो ये ड्रायोपिथेकस को डिस्कस करते हैं। ये मोर एप लाइक था, याद रखिए ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक था और 15 मिलियन ईयर अगो आया था। ये क्वेश्चन क्या पूछता है इवोल्यूशन ऑफ मैन से, ये कब आया था, कितने सालों पहले आया था, ब्रेन कैपेसिटी क्या है, इनके करेक्टर क्या है या सीक्वेंस क्या है, इतने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इवोल्यूशन ऑफ मैन से। ओके, तो ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक, ये बंदर जैसा रहता था, ये बंदर मतलब क्या, गुरिल्ला जैसा रहता था, तो ये मोर एप लाइक था ये। ओके, रामापिथेकस मोर मैन लाइक था ये, तो ड्रायोपिथेकस मोर एप लाइक, रामापिथेकस मोर मैन लाइक। तो रामापिथेकस को शिवापिथेकस ही बोलते हैं, क्योंकि इंडिया में डिस्कवर किया गया था रामापिथेकस। ओके, इंडिया में डिस्कवर किया गया था, ये भी 15 मिलियन ईयर एगो आया था। तो ड्रायोपिथेकस रामापिथेकस बाद क्या आता है, ये होमिनिड करेक्टर आ जाता है। तो होमिनिड क्या था, होमिनिड ह्यूमन या मैन लाइक प्राइमेटा था, मैन लाइक प्राइमेटा को होमिनिड बोलते हैं। ये ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता था, 3 से 4 मिलियन ईयर एगो आया था। ओके, तो होमिनिड के बाद क्या है नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलोपिथेकस आता है। ऑस्ट्रेलोपिथेकस नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ईस्ट अफ्रीका में पाया जाता था। फर्स्ट इरेक्ट, ये पहला था जो क्या हुआ था कि 4 पैरों से छोड़ करके 2 पैरों पर चलना शुरू किया था या इरेक्ट हुआ था। तो फर्स्ट इरेक्ट हुआ था कौन, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 300 से 500 सीसी के आसपास इसकी क्रेनियल कैपेसिटी थी, 300 से 500 सीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, और 2 मिलियन ईयर एगो आया था। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस 2 मिलियन ईयर एगो आया था, क्रेनियल कैपेसिटी 300 से 500 सीसी थी, और ये फर्स्ट इरेक्ट हुआ था ऑस्ट्रेलोपिथेकस। नेक्स्ट आता है होमो हैबिलिस। नेक्स्ट क्या है, होमो हैबिलिस है, ठीक है। होमो हैबिलिस को हैंडीमैन बोला जाता है। फर्स्ट ह्यूमन लाइक प्राइमेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, कि पहला ह्यूमन लाइक प्राइमेटा कौन था, होमो हैबिलिस था, पहला ह्यूमन लाइक प्राइमेटा होमो हैबिलिस था, ये हैंडीमैन बोला जाता था। ये टूल मेकर, वेरी इंपॉर्टेंट, कि क्वेश्चन क्या बनता है कि सबसे पहले टूल किसने बनाए थे, पत्थरों के औजार सबसे पहले बनाने वाला होमो हैबिलिस था ये, ठीक है। और ये क्या था, नेक्स्ट डायरेक्टर, ये इंपॉर्टेंट, ये क्या है, हर्बीवोरस होता है, ये क्या है, मीट नहीं खाता था, ये हर्बीवोरस था। ये क्वेश्चन आ चुका है कि होमो हैबिलिस डिड नॉट एट मीट, ये मीट नहीं खाता था, ये हर्बीवोरस था ये। तो क्रेनियल कैपेसिटी कितनी थी, 650 से 800 सीसी, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलोपिथेकस 300 से 500 सीसी थी, होमो हैबिलिस कितनी 650 से 800 सीसी होमो हैबिलिस की होती है। एंड नॉट ईट मीट, वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में आप समझ चुके कि होमो हैबिलिस ईट मीट नहीं करता है, ये नीट में क्वेश्चन आया हुआ कि होमो हैबिलिस ईट मीट नहीं करेगा, ये हर्बीवोरस होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसका नेक्स्ट आता है होमो हैबिलिस के बाद जावा एपमैन या जावा कपमैन आता है, ये जावा कपमैन होमो इरेक्टस बोला जाता है, होमो इरेक्टस जावा कपमैन को बोलते हैं ये, ठीक है। इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ये पहला बंदा था जिसने क्या यूज किया था, फायर यूज किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, कि फर्स्ट एपमैन जो क्या था, पहला ये ह्यूमन इवोल्यूशन में था कि जो पहली बार इसने फायर को यूज किया था, आग का प्रयोग करना किसने सीखा था, जावा कपमैन ने सीखा था, या होमो इरेक्टस ने सीखा था। इसका नाम होमो इरेक्टस है, जावा कपमैन। ये क्या है, पहला इसने फायर यूज किया था, वेरी इंपॉर्टेंट, यही क्वेश्चन बनता है कि फायर किसने यूज किया था, जावा कपमैन ने फायर यूज किया था। एंड ईट मीट, जब आग जला लिया तो क्या किया कि ये पशुओं को मार कर उनको भूनता था, उसको टेस्टी मीट लगता था, तो ये भून कर खाने लगा तो इसे अच्छा लगने लगा। तो क्या था ये कि ये ईट मीट, ये मीट को खाता था, भून करके खाता था, आग जलाता था और भून करके खाता था, पका करके खाता था मीट को, ठीक है। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है इसकी, 900 सीसी की क्रेनियल कैपेसिटी होती है, किसकी, जावा कपमैन की 900 सीसी क्रेनियल कैपेसिटी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है पेकिंग मैनो क्या है, होमो इरेक्टस पेक्नेंसिस। नेक्स्ट पेकिंग मैनो क्या था, होमो इरेक्टस पेक्नेंसिस, पेकिंग मैनो का नाम क्या है, होमो इरेक्टस
पेकिनेंसिस इसका नाम है। जावा एपमैन का होमो इरेक्टस इरेक्टस है, बट पेकिंग का होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस होता है। क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? 800 से 1000, थोड़ी सी ज्यादा होती है। किससे? जावा एपमैन की से ज्यादा होती है। तो पेकिंग मैन क्रेनियल कैपेसिटी 800 से 1000 सीसी होगी, होमो इरेक्टस पेकिनेंसिस। नेक्स्ट पेकिंग मैन के बाद निएंडरथैलमैन आता है। तो निएंडरथैलमैन होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस, इसका नाम क्या हो जाता है? होमो सेपियंस निएंडरथैलेंसिस हो जाता है। ये सेंट्रल एशिया में रहता था। और कब पाया जाता था? ये 1 लाख से 40,000 ईयर एगो पाया जाता था आज से। तो ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है ऑप्शन के रूप में कि निएंडरथैलमैन 1 लाख से 40,000 ईयर एगो पाया जाता था। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आया क्वेश्चन है। तो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी कितनी होती है? ह्यूमन से थोड़ी सी ज्यादा होती है। नीट 2019 का क्वेश्चन था कि निएंडरथैलमैन की क्रेनियल कैपेसिटी होमो सेपियंस से ज्यादा होती है। ओके, तो एनटीए ने आंसर दिया था इसको। तो क्रेनियल कैपेसिटी 1400 से 1600 के बीच पाई जाती है। क्रेनियल कैपेसिटी वेरी इंपॉर्टेंट। ये केव डवेलर थे, गुफाओं में रहते थे। बरीड देयर डेड, अपने पूर्वजों को, अपने मृतकों को, जो उनके फैमिली मेंबर्स अगर डेथ हो जाती थी, मर जाते थे, उनको क्या करते थे? उनको दफनाते थे। आपको याद करना है कि ये केव डवेलर थे, और उससे इम्पोर्टेंट कि ये बरीड देयर डेड, अपने पुर्जों को या अपने मृतकों को दफनाते थे। दफनाते थे तो क्या बिलीव करते थे? कि आत्मा होती है ये। तो बिलीव्ड इन इमॉर्टलिटी ऑफ सोल, मतलब आत्मा अमर होती है वो। ठीक है, वो आत्मा नहीं मरती। आदमी मर जाएगा, आत्मा नहीं मरेगी, इस पर ये बिलीव करता था। पहला बंदा था जो बिलीव करता था आत्मा मरती नहीं है ये, और अपने पुर्जों को इसलिए दफनाता था अच्छे से। ठीक है, और इसका फेस कैसे पाया जाता था? फेस प्रोग्नेथस फेस था, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें 2-3 चीजें निएंडरथैल में इंपॉर्टेंट है। पहला, ये कितने सालों पहले पाया जाता था। क्रेनियल कैपेसिटी पाई जाती थी, कितनी होती थी। बरीड देयर डेड इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोग्नेथस फेस, इनका फेस प्रोग्नेथस होता था। रट डालो निएंडरथैलमैन की प्रोग्नेथस फेस होती है। ओके, नेक्स्ट आता है क्रो-मैग्नन मैन। क्रो-मैग्नन मैन लिव्ड इन 10,000 ईयर एगो टू 30,000 ईयर एगो। मींस क्रो-मैग्नन मैन 10,000 से 30,000 ईयर एगो के आसपास ही पाया जाता था। और इसका क्या है? आर्थोग्नेथस फेस है। निएंडरथैल मैन प्रोग्नेथस फेस, बट क्रो-मैग्नन आर्थोग्नेथस फेस होता है ये। ओके, ये केव पेंटर था। मोस्ट इंपोर्टेंट कि केव पेंटर कौन था? क्रो-मैग्नन मैन। सी फॉर क्रो-मैग्नन, सी फॉर केव पेंटर। केव पेंटर, गुफाओं को पेंटिंग करने वाला कौन था? क्रो-मैग्नन मैन था ये। और केव पेंटिंग कब हुई थी? 18,000 साल पहले हुई थी। आज से 18,000 साल पहले जब क्रो-मैग्नन पाया जाता था, तब इसने केव पेंटिंग की थी, इसलिए केव पेंटर ये है। ये 18,000 साल पहले केव पेंटिंग। क्वेश्चन डायरेक्ट क्या पूछता है कि केव पेंटिंग कब हुई थी? 18,000 साल पहले हुई थी। क्रेनियल कैपेसिटी क्या थी इसकी? सबसे ज्यादा 1650 सीसी के आसपास थी क्रेनियल कैपेसिटी क्रो-मैग्नन मैन की। अब नेक्स्ट आता है मॉडर्न मैन। तो मॉडर्न मैन क्या है? होमो सेपियंस एराइज ड्यूरिंग आइस एज। आइस एज के आसपास से एराइज हुआ था। तो आइस एज कब हुआ था? ये 75,000 से 10,000 ईयर एगो के आसपास ये आइस एज था। तो आइस एज का डायरेक्ट पूछ लेगा कि कब था आइस एज? 75,000 से 10,000 ईयर एगो आइस एज था। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। क्रेनियल कैपेसिटी ये थोड़ा कम होती है, 1350 से 1500 सीसी के आसपास होती है, मतलब निएंडरथैल और क्रो-मैग्नन दोनों से कम होती है। ठीक है, ओके। तो ये एनटीए ने क्वेश्चन दिया था इस बार। मींस ये एनटीए ने 2019 में ऑप्शन दिया था कि मॉडर्न मैन की कैपेसिटी 1350 होती है और निएंडरथैल की कैपेसिटी 1400 सीसी होती है। ये एनटीए का आंसर है ये। ठीक है, तो आपको ये मानना पड़ेगा निएंडरथैल की कैपेसिटी ह्यूमन से ज्यादा होती है मॉडर्न मैन से। तो 1350 से 1500 सीसी मॉडर्न मैन की होती है। ओके, तो एग्रीकल्चर 10,000 ईयर एगो आया था। तो ये मॉडर्न मैन क्या करता था? एग्रीकल्चर करता था। ये 10,000 ईयर एगो उसने खेती की शुरुआत की थी। तो एग्रीकल्चर 10,000 ईयर एगो, आइस एज 75 से 10,000 ईयर एगो, केव पेंटिंग 18,000 ईयर एगो। 3 चीजें जो कि डायरेक्ट आपको आएंगी, इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आपको क्या याद करना है इसमें? ये कब आया था, क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है ये, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कौन फायर यूज करता था, ठीक है, और कौन इमॉर्टलिटी ऑफ सोल पर बिलीव करता था, बरीड डेड करता था, और क्या है कि कौन केव पेंटिंग करता था, आइस एज कब हुई थी, एंड एग्रीकल्चर कब हुई थी। ये सारी चीजें इसकी इंपॉर्टेंट है और आपको इसका सीक्वेंस जरूर याद होना चाहिए। सबसे पहले डायोपिथेकस, रामापिथेकस,
होमिनिड करेक्टर आया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, जावा एपमैन, पेकिंग मानव, निएंडरथल मानव, क्रो-मैग्नन मानव एंड मॉडर्न मैन आ गया था। ओके नेक्स्ट, मैच दी होमिनिड विथ देयर करेक्ट ब्रेन साइज। होमिनिड के करेक्ट ब्रेन साइज के करा है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन था ये। होमो हैबिलिस, होमो निएंडरथालेंसिस, होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस। तो होमो हैबिलिस का कितना था अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, 650 से 800 सीसी होमो हैबिलिस का था। होमो निएंडरथालेंसिस का कितना था, ये 1400 से 1600 सीसी था। होमो इरेक्टस का कितना था, ये 900 सीसी के आसपास था। होमो सेपियंस का क्या हो जाएगा, 1350 सीसी हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, which of the following statement is correct about the origin and evolution of man के अनुसार कौन सा करेक्ट कह रहा है ये। एग्रीकल्चर केम अराउंड 50,000 ईयर एगो, नो कितना था 10,000 ईयर एगो था, सो ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। डायोपिथेकस, रामापिथेकस, प्राइमेटा एग्जिस्टिंग 15 मिलियन ईयर एगो एंड बाग लाइक मैन 15 मिलियन ईयर एगो तो सही है, बट मैन की तरह नहीं चलते थे ये, ठीक है, चारों पैरों पर चलते थे, इसलिए मैन की तरह नहीं चलते थे, इस वजह से रॉन्ग हो जाएगा। होमो हैबिलिस प्रोबेबली एट मीट, होमो हैबिलिस ईट नहीं मीट करता था, वो क्या था, नॉट एट मीट था, मीन्स ये क्या था, हार्बी वोरस था, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। निएंडरथल मैन लिव्ड इन एशिया बिटवीन 1 लाख साल से 40,000 ईयर एगो, यस करेक्ट हो जाएगा, सो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन फोर लिम्ब ऑफ मेनी वर्टिब्रेटा इज एग्जांपल ऑफ। तो क्वेश्चन क्या है कि बोन स्ट्रक्चर में फोर लिम्ब में सिमिलरिटी होती है, वर्टिब्रेट में किसका एग्जांपल है। तो हम लोग आप डिस्कस करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन एंड एनालॉगस ऑर्गन। ओके, होमोलॉगस ऑर्गन क्या होता है कि कॉमन ओरिजिन बट फंक्शन डिफरेंट होंगे, ओरिजिन तो समान होगी बट फंक्शन डिफरेंट हो जाएंगे। सोच होमोलॉगस ऑर्गन क्या शो करते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं या एडाप्टिव रेडिएशन शो करते हैं, कौन, होमोलॉगस ऑर्गन। होमोलॉगी इंडिकेट क्या इंडिकेट करती है, कॉमन एंसेस्ट्री, मतलब होमोलॉगस ऑर्गन क्या शो करते हैं कि कॉमन एंसेस्टर से ये ओरिजिनेट हुए हैं ये, तो होमोलॉगी इंडिकेट कॉमन एंसेस्ट्री। एग्जांपल, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल इसके हैं, फोर लिम्ब्स ऑफ वर्टिब्रेट, फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट लाइक क्या, फ्लिपर ऑफ व्हेल, विंग ऑफ बैट एंड ह्यूमन अपर लिम्ब। तो फ्लिपर ऑफ व्हेल हो, विंग ऑफ बैट हो या ह्यूमन अपर लिम्ब हो, तो इसमें क्या है कि इन सब के वर्टिब्रेट के फोर लिम्ब में सब में ये मैन, चीता, व्हेल एंड बैट, इन सब के फोर लिम्ब अगर बात की जाए तो ह्यूमरस सब में है ये। ओके, सब में रेडियस अल्ना सब में है ये सब में रेडियस अल्ना हो जाएगा। ओके, ये ह्यूमरस हो जाएगा सबका, ये सब में मेटाकार्पल्स हो जाती हैं। ओके, मेटाकार्पल्स, देन सब में ना लास्ट फैलेंजेस हो जाते हैं सब में। तो ये तीन के तीनों में जितने हैं ये सब में क्या है कि सब में समान है, ये सबकी ओरिजिन समान होती है, इसलिए ये क्या शो करते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन शो करते हैं, बट फंक्शन सबका डिफरेंट है। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, थारना बोगनविलिया एंड टेंड्रिला कुकुरबिटा। थारना बोगनविलिया, दिस एग्जांपल ऑफ थारना बोगनविलिया, बोगनविलिया के जो कांटे होते हैं ये स्टेम मॉडिफिकेशन होता है। ओके एंड नेक्स्ट टेंड्रिला कुकुरबिट्स, ये दोनों किसका है, ये जेलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन है, दोनों एक जेलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन, जबकि दोनों की ओरिजिन क्या होती है, दोनों की ओरिजिन समान होती है, दोनों एक जेलरी बर्ड के मॉडिफिकेशन है बट दोनों का फंक्शन डिफरेंट है। तो थॉर्ना बोगनविलिया एंड टेंड्रिला कुकुरबिट्स क्या है, होमोलॉगस ऑर्गन हो गए। नेक्स्ट एयर सेका फिश, नेक्स्ट क्या है कि एयर सेका फिश एंड लंग्स ऑफ फ्रॉग। तो ये दोनों क्या है कि एयर सेका फिश हो या लंग्स ऑफ फ्रॉग हो, दोनों ये क्या शो करेंगे, होमोलॉगी शो करते हैं। नेक्स्ट क्या कि वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन, ये भी एग्जांपल है, वर्टिब्रेट का हार्ट और ब्रेन दोनों ये भी क्या शो करता है, होमोलॉगस ऑर्गन शो करता है। ये सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी के हैं, आपको कुछ नहीं सोचना है, सारे एग्जांपल आपको रट कर रखना है, एनसीईआरटी का कोई भी चीज आपको भूलना नहीं, सब रट कर रखना है। ओके तो क्वेश्चन देखते हैं, सिमिलरिटी ऑफ बोन स्ट्रक्चर इन द फोरलिम्ब हैव मेनी वर्टिब्रेट एग्जांपल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन हो जाएगा। एनालॉगस में क्या होता है कि ओरिजिन डिफरेंट होगी बट फंक्शन सेम हो जाएगा। एनालॉगस ऑर्गन
कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है, होमोलॉगस आर्गन डाइवर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा एंड एडाप्टिव रेडिएशन भी शो कर देता है। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या होगा, होमोलॉगस आर्गन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एनालॉगस आर्गन होमोप्लास्टिक आर्गन, एनालॉगस आर्गन या होमोप्लास्टिक आर्गन बोला जाता है। ओरिजिन डिफरेंट बट परफॉर्म सिमिलर फंक्शन हो जाएंगे, सोच कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन को शो करते हैं। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल एनसीईआरटी है, सब इंपॉर्टेंट है। आई एफ ऑक्टोपस एंड मैमल, ये ओरिजिन डिफरेंट बट फंक्शन सेम हो जाएगा, दोनों काम में देख रहे हैं बट ओरिजिन डिफरेंट है, तो क्या हो जाएंगे एनालॉगस आर्गन। फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, यहाँ पर ये आपको इस थ्योरी पर नहीं फॉलो करता है, तो एनालॉगस आर्गन मतलब फंक्शन समान हो, ओरिजिन डिफरेंट डिफरेंट होनी चाहिए। तो पेंगुइन एंड डॉल्फिन दो के दोनों में क्या पाया जाता है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना दोनों पाया जाता है। अगर ये ओरिजिन देखोगे तो समान है, बट पेंगुइन एंड डॉल्फिन दोनों का काम क्या है, वाटर में दोनों को तैरना है, दो को दोनों को, लेकिन अंतर क्या है कि ये पेंगुइन क्या है, ये बर्ड है। ओके, डॉल्फिन क्या है, ये मैमल से है। तो दो के दोनों डिफरेंट डिफरेंट स्थान से आ रहा है, दो के दोनों डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग कर रहा है, और एक कॉमन करेक्टर आकर के शो कर देते हैं, ये एक कॉमन करेक्टर शो करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आते हैं, इस वजह से क्या हो जाता है, ये एनालॉगस आर्गन शो करेगा। ये एनसीईआरटी की लाइन लिखी है, ये आपको रट डालना है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है बिल्कुल, कि पेंगुइन एंड डॉल्फिन क्या होता है, फ्लिपर एनालॉगस आर्गन शो करता है। ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आने की वजह से कॉमन तो फ्लिपर और पेंगुइन डॉल्फिन क्या करता है, पेंगुइन और डॉल्फिन ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं और कॉमन हैबिटेट शो कर लेते हैं, ये कॉमन करेक्टर चूज कर लेते हैं, इस वजह से क्या हो जाते हैं, एनालॉगस आर्गन हो जाएंगे, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट रीजन से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट से, एक मैमल है दूसरा बर्ड है। ओके, नेक्स्ट स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, स्वीट पोटैटो रूट का मॉडिफिकेशन है, पोटैटो स्टेम का मॉडिफिकेशन है, बट दोनों का काम क्या है, दोनों का फूड स्टोरेज है। ओके, विंग ऑफ इंसेक्ट एंड बैट आर बर्ड, विंग ऑफ इंसेक्ट का हो या बैट का हो या बर्ड का हो, ये आपस में क्या है, एनालॉगस है ये, ठीक है, क्योंकि इंसेक्ट में कोई बोन्स नहीं पाई जाती है, इनमें बोन्स वगैरह सब पाई जाती है बर्ड वगैरह में। ओके, विंग्स बनाने के लिए, उड़ने के लिए दोनों का काम क्या है, फ्लाइट करना, दोनों काम उड़ना है ये, ठीक है, पर डिफरेंट डिफरेंट ओरिजिन की, इस वजह से एनालॉगस हो जाता है। सो ये सारे एग्जांपल इंसर्टेड आपको रटने हैं बिल्कुल। आई एफ ऑक्टोपस एंड मैमल एनालॉगस, फ्लिपर पेंगुइन डॉल्फिन एनालॉगस, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो एनालॉगस, विंग ऑफ इंसेक्ट एंड बैट ऑफ बर्ड एनालॉगस, या होमोप्लास्टिक का आपको रट डालना है कुछ भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following sets of example for divergent evolution select the incorrect option। तो divergent evolution क्या शो करता था, ये divergent evolution या कौन सा आर्गन शो करता था, होमोलॉगस आर्गन को शो करता था, तो ये किसका कहना है, होमोलॉगस आर्गन। ओके, तो फोर लिम्ब ऑफ मैन बैट एंड चीता, ये हो जाएगा होमोलॉगस आर्गन, कॉमन ओरिजिन है। हार्ट ऑफ बैट मैन एंड चीता, वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन होमोलॉगस शो करते थे, तो हार्ट एंड ब्रेन है, तो ये क्या हो जाएगा, होमोलॉगस हो जाएगा। ओके, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड बैट एंड मैन, ये क्या शो करता है, ये एनालॉगस आर्गन शो करता है, इसलिए ये होमोलॉगी या डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं शो करेगा। सो आंसर डी हो जाएगा, ये क्या है, ये एनालॉगस आर्गन हो जाएगा। ओके, क्लियर। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आई एफ ऑक्टोपस बैट एंड मैन क्या है, एनालॉगस आर्गन शो करेंगे। ओके, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछ रहा था, ये इनकरेक्ट है ये, ठीक है, कि कौन सा डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं है ये डाइवर्जेंट नहीं शो करके एनालॉगस शो करता है, इस वजह से ये है। तो तीन के तीनों ऑप्शन क्या शो करेंगे, डाइवर्जेंट, यही नहीं शो करता है डाइवर्जेंट। ओके, अकॉर्डिंग टू ह्यूगो डी वरीज द मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन इज, ह्यूगो डी वरीज के अनुसार इवोल्यूशन क्या था, इवोल्यूशन ह्यूगो डी वरीज ने बताया कि म्यूटेशन होता है, म्यूटेशन की वजह से क्या होगा, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, या इन्होंने उसको साल्टेशन वर्ड बोला था, ह्यूगो डी वरीज ने बोला क्या, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, या इसे क्या बोला इन्होंने, साल्टेशन बोला था। और क्या बताया था इसको इन्होंने बोला था कि ये
रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होता है, रैंडम एंड डायरेक्शन लेस होता है यूरोडिवीज के अनुसार म्यूटेशन। ओके, मल्टीपल स्टेप म्यूटेशन नो, या साल्टेशन आंसर हो जाएगा, यूरोडिवीज ने बताया था इवोल्यूशन के लिए। फिनोटाइपिक वेरिएशन नो, माइनर म्यूटेशन नो। तो इन्होंने यूरोडिवीज ने कहा कि इवोल्यूशन जो है ये स्लो प्रोसेस नहीं है, ये रैंडम अचानक से म्यूटेशन जीन में चेंजेस होगा, एक नई स्पीसीज डेवलप हो जाएगी, ये यूरोडिवीज का साल्टेशन सिद्धांत था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, artificial selection of the obtained cow yielding higher milk output represent, क्या वर्ड है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन। आर्टिफिशियल मीन्स हम लोग उसको सिलेक्ट करते हैं, कुछ ही सालों में एक नई ब्रीड तैयार कर देते हैं। ओके, तो डायरेक्शनल मीन्स आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है कि कंटिन्यू जैसे जैसे ज्यादा दूध जो प्रोड्यूस करती रहेगी हम उसी को चूज करते जाएंगे, मीन्स एक अच्छे या सबसे बेटर कैरेक्टर को चूज करेंगे, उसी से क्रॉसिंग करवाते जाएंगे और जैसे जैसे बेटर कैरेक्टर आएगा हम उसको चूज करते जाएंगे, इसको आर्टिफिशियल सिलेक्शन बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ एग्जाम्पल हो गए। तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन क्या है, मिल्क प्रोड्यूसिंग काउ हो गई, डॉग की स्पीसीज का डेवलप होना, पिजन की स्पीसीज का डेवलप होना क्या है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन है, क्योंकि अगर नई स्पीसीज बनने में लाखों साल लग जाते हैं नेचर के अनुसार, बट ह्यूमंस आर्टिफिशियल सिलेक्शन के अनुसार कुछ ही 100 सालों में, कुछ ही सालों में, ठीक है, ज्यादा कुछ ही सालों में ये क्या करता है कि एक न्यू ब्रीड डेवलप कर देता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन के द्वारा। ओके, कैसे, डायरेक्ट डायरेक्शन में चूज करके, एक डायरेक्शन में चूज करके वो न्यू ब्रीड डेवलप कर देता है। ओके, तो डायरेक्शनल as it pushes the mean of character in one direction, yes, एक डायरेक्शन है, ये एक डायरेक्शन चूज करेगा और पुश करके इसको मीन कैरेक्टर को एक डायरेक्शन के चूज करता जाएगा, तो डायरेक्शनल हो जाएगा। ओके, मीन्स अगर 7 लीटर गैया दूध देती है गऊ तो 7 लीटर वाली चूज करेगा, 3 लीटर गाय दूध देने वाली नहीं चूज करेगा, तो डायरेक्शनल हो गया। ओके, डिसरप्टिव मीन्स दोनों डायरेक्शन 7 और 3 दोनों चूज करेगा, ऐसा नहीं है। तो डिसरप्टिव एज स्प्लिट पॉपुलेशन इनटू वन यील्डिंग हायर आउटपुट एंड लोअर आउटपुट, ऐसा नहीं है। मीन्स एक गाय 3 लीटर दूध देती है, एक 5 देती है, एक 7 लीटर दूध देती है, ठीक है। अगर आप इस बोल दिया जाएगा कौन सा दूध गाय, आप कौन सी गाय चूज करोगे गाँव, आप कहोगे मैं 7 लीटर दूध देने वाली गैया चाहिए। ओके, तो आप कंटिन्यू 5 वाली भी नहीं चूज करोगे, 3 वाली भी नहीं चूज करोगे, 3 वाली तो कभी चूज ही नहीं करोगे, क्या चूज करोगे, 7 लीटर दूध देने वाली गैया को चूज करोगे और कंटिन्यू इसी को ब्रीडिंग करवाते जाओगे तो हमारे पास 3 और 5 वाली गाय एलिमिनेट हो जाएगी, केवल क्या बचेगी, 7 लीटर वाले दूध देने वाली बचेगी, जो क्या है, ये डायरेक्शनल है कि एक डायरेक्शन में चूज करेगी, मीन कैरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा चूज करेगा। ओके, स्टेबलाइजिंग मीन होता तो स्टेबलाइजिंग नहीं फॉलो करेगा, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन ये भी नहीं है। सो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि आर्टिफिशियल सिलेक्शन ऑफ काउ हाई मिल्क यील्डिंग एक डायरेक्शनल चेंजेस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहाँ ऑपरेट होती है, स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के लिए जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट होती है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन है, जेनेटिक ड्रिफ्ट फॉर स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन के लिए होती है। ओके, सो ऑप्शन है करेक्ट, लार्ज नो, नॉन रिप्रोडक्टिव नो, स्लो रिप्रोडक्टिव नो। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट के डिफिनेशन देख लेते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट को सेवाल राइट इफेक्ट भी बोला जाता है, अप्लीकेबल फॉर स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, रैंडम चेंज ऑफ जीन फ्रीक्वेंसी इन नॉन डायरेक्शनल मैनर, जीन फ्रीक्वेंसी में रैंडम चेंजिंग हो जाए, वो भी कैसा, नॉन डायरेक्शनल मैनर, कोई डायरेक्शन ना हो, किसी भी तरफ जा सकता है। अकर्स बाय चांस, ये चांस के द्वारा होगा, ये धीरे धीरे नहीं होता है, जिस किसी के जीन में रैंडमली चेंज हो गया चांस के द्वारा होगा, रेदर देन नेचुरल सिलेक्शन, ये नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता है। इसकी डेफिनेशन अकर्स बाय चांस एलोन वही सफिशिएंट है जीन फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। नेक्स्ट, हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेड बाय, तो हेटेरोजाइगस क्या था, 2p-q था, होमोजाइगस क्या था, इंडिविजुअल a था या p था। ओके, p स्क्वायर, और क्या था, होमोजाइगस रिसेसिव स्मॉल या q स्क्वायर था, और हेटेरोजाइगस 2p-q था। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 2p-q क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल को शो करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू रिसेंट, सबसे पहले से रिसेंट की ओर। खरा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ड्रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस। ड्रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, देन होमो इरेक्टस सही है, बट ऑस्ट्रेलोपिथेकस क्या होता है, ड्रामापिथेकस से बाद आता है। तो ड्रामापिथेकस क्या है, पहले आना चाहिए, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ड्रामापिथेकस देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस देन होमो हैबिलिस देन होमो इरेक्टस, यस ये करेक्ट है, ये ऑर्डर सही है। ड्रामापिथेकस, होमो हैबिलिस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो इरेक्टस ये रॉन्ग है। होमो हैबिलिस क्या होता है, ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बाद आता है ये। ओके, ऑस्ट्रेलोपिथेकस देन होमो हैबिलिस ये सही है, बट ड्रामापिथेकस ये सबसे पहले आता है, इसलिए गलत हो जाएगा। सो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बी ड्रामापिथेकस देन ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो हैबिलिस देन होमो इरेक्टस हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, which of the following is the correct sequence of event in the origin of life? origin of life में कौन सा correct sequence है, formation of protobiont, synthesis of organic monomer, organic polymer, formation of DNA based genetic system। सबसे पहले क्या था, ऑर्गेनिक मोनोमर आया था, सबसे पहले आया था, देन पॉलीमर बनेगा। ओके, देन क्या होगा, देन प्रोटोबायोन्ट आएगा। ओके, प्रोटोबायोन्ट आ जाएगा, लास्ट में जेनेटिक डीएनए बेस्ड मटेरियल, ये फोर्थ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, सेकंड के बाद थर्ड आ जाएगा, देन फर्स्ट आ जाएगा, देन फोर्थ आ जाएगा। तो ऑप्शन क्या, फर्स्ट के बाद सेकंड, नो, फर्स्ट के बाद थर्ड, नो, सबसे पहले सेकंड दो में है, देन थर्ड दोनों में है, देन फर्स्ट तब फोर्थ। सो आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या, मोनोमर, पॉलीमर, प्रोटोबायोन्ट, देन डीएनए बेस्ड जेनेटिक मटेरियल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, which of the following structure is the homologous to the wing of bird? homologous to wing of bird की कौन सा homologous है, hand limb of rabbit, wing of bird क्या है, ये फोर लिम्ब हो जाता है, hand limb of rabbit ये नहीं होगा। flipper of whale, यस flipper of whale homologous हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये अपने फ्लिपर, ये इसका फोर लिम्ब का मॉडिफिकेशन होता है, सो बी करेक्ट हो जाएगा। डार्सल फिन ऑफ सॉर्क, डार्सल फिन नहीं होता है। विंग ऑफ मॉथ ये नहीं है, एनालॉगस हो जाएगा। ओके, सो क्या हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्लिपर ऑफ वेल क्या है कि विंग ऑफ बर्ड के होमोलॉगस होती है ये। तो होमोलॉगस अगेन देख लेते हैं, कॉमन ओरिजिन बट फंक्शन डिफरेंट हो जाएंगे। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन एडाप्टिव रेडिएशन शो करता है, कॉमन इंसेस्ट्री शो करता है। एग्जांपल फोर लिम्ब ऑफ वर्टिब्रेट, फ्लिपर ऑफ वेल, बैट एंड ह्यूमन अपर लिम्ब। ओके, थाना बोगनविलिया एंड टेंडिला कुकर बीटा हो जाता है। एयर सैक ऑफ फिश एंड लंग ऑफ फ्रॉग हो जाएगा। वर्टिब्रेट हार्ट एंड ब्रेन एग्जांपल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस स्ट्रक्चर किसके रिजल्ट होते हैं, शेयर्ड एंसेस्ट्री। एनालॉगस क्या शो करते हैं, कॉमन एंसेस्ट्री नहीं शो करते हैं। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कोरिलेशन नहीं है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कौन शो करता है, ये होमोलॉगस मींस डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आकर के क्या शो करता है ये। क्वेश्चन 15, एनालॉगस स्ट्रक्चर आर रिजल्ट ऑफ, एनालॉगस किसके थ्रू बनता है, शेयर्ड एंसेस्ट्री, कॉमन एंसेस्ट्री कौन शो करता है ये, शेयर्ड कॉमन एंसेस्ट्री ये होमोलॉगस ऑर्गन शो करता है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन कोरिलेशन नहीं है। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन होमोलॉगस ऑर्गन शो करेगा, मींस एक ही स्थान से निकल करके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन शो करते हैं, तो ये डाइवर्जेंट हो जाएगा। बट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आकर के कॉमन फंक्शन शो करते हैं, कन्वर्ज होते हैं ये, इसलिए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं एनालॉगस ऑर्गन। सो आंसर दिस क्वेश्चन इज डी हो जाएगा, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन बाय एनालॉगस ऑर्गन। ओके, नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द टू स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ के संबंध में कौन सा दो स्टेटमेंट करेक्ट है। द अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म दैट अपीयर्ड ऑन अर्थ वर नॉन ग्रीन एंड प्रिजम्बली एनएरोब था ये, ठीक है, ये नॉन ग्रीन था, जो अर्लीस्ट ऑर्गेनिज्म था पृथ्वी पर क्या था, नॉन ग्रीन था, और ये एनएरोबिक शो करता था, एनएरोब था, मींस ये ऑक्सीजन की वाल्व नहीं करता था, ये करेक्ट है, एब्सोल्युटली ट्रू है, ऑप्शन ए। फर्स्ट ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म वर कीमो ऑटोट्रॉप एंड नेवर रिलीज्ड ऑक्सीजन। पहला क्या था, प्रोटो ऑटोट्रॉप था नहीं, कीमो ऑटोट्रॉप था, और क्या था, नॉन ग्रीन कीमो ऑटोट्रॉप, एनारोबिक नेवर रिलीज ऑक्सीजन। यस करेक्ट हो जाएगा, ए और बी दोनों करेक्ट है। ऑफ द above statements which one of the following options correct,
अब बोथ ऑप्शन ए एंड बी दो के दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ओके, ए बी फॉल्स, नो नो। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, द विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट आर, ये क्या है, डिफरेंट ओरिजिन है, डिफरेंट मॉडिफिकेशन है, बट शो क्या कॉमन फंक्शन शो करते हैं। ये क्या शो करते हैं, ये कॉमन फंक्शन शो कर रहे हैं ये। ठीक है, जब कॉमन फंक्शन शो करेंगे तो क्या हो जाएंगे, डिफरेंट ओरिजिन डिफरेंट है। ओके, ओरिजिन डिफरेंट, क्या शो करेंगे, एनालॉगस ऑर्गन शो करेंगे। एनालॉगस ऑर्गन क्या शो करता है, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आ रहा है, तो क्या शो करता है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करेगा। तो फाइलोजेनेटिक स्ट्रक्चर एंड रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, नो, ये कन्वर्जेंट शो करता है। ओके, होमोलॉगस स्ट्रक्चर, नो, एनालॉगस ऑर्गन होते हैं। रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन तो है, सही है, बट होमोलॉगस स्ट्रक्चर रॉन्ग है। होमोलॉगस स्ट्रक्चर रॉन्ग है, रिप्रेजेंट डाइवर्जेंट दोनों रॉन्ग है। एनालॉगस स्ट्रक्चर यस करेक्ट है, एंड रिप्रेजेंट कन्वर्जेंट इवोल्यूशन करेक्ट है। सो आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। विंग ऑफ बर्ड एंड विंग ऑफ इंसेक्ट क्या है, एनालॉगस स्ट्रक्चर है और कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं। ओके, सो आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म क्या था, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ क्वेश्चन बनता है, इसकी थ्योरी पहले सीखो। तो ये 1850 के आसपास ब्रिटेन में क्या था कि जब वहाँ फैक्ट्रियाँ लगनी शुरू हुई थी, तो नॉर्मल वहाँ पर क्या था कि वहाँ पॉल्यूशन था नहीं, तो पौधों पर क्या पाया जाता था, ये लाइकेन पाई जाती थी, व्हाइट लाइकेन पाई जाती थी। तो व्हाइट लाइकेन पर क्या पाई जाती थी, व्हाइट मॉथ पाई जाती थी। ठीक है, ठीक है, और वहाँ पर ब्लैक मॉथ भी पाया जाता था, बट व्हाइट लाइकेन में व्हाइट मॉथ क्या हो जाता था, डिसअपीयर हो जाता था। तो चिड़िया क्या, बर्ड क्या थी, व्हाइट मॉथ को नहीं पिकअप करती थी, बट व्हाइट बैकग्राउंड में ब्लैक मॉथ को पिकअप कर लेती थी। तो ये क्या था, 90% व्हाइट मॉथ पाया जाता था, 10% ब्लैक मॉथ पाया जाता था। ठीक है, नेचर के द्वारा ये सिलेक्ट कर लिया जाता था ये। ठीक है, बट आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब वहां पर ब्रिटेन में इंडस्ट्री वगैरह लग गई, तो क्या हुआ कि वहां पर पॉल्यूशन हुआ तो क्या हुआ, ये व्हाइट लाइकेन जो थी क्या थी, लाइकेन डिसअपीयर हो गई, क्योंकि पॉल्यूशन इंडिकेटर होती है लाइकेन, इस वजह से डिसअपीयर हो गई लाइकेन। जब लाइकेन डिसअपीयर हो गई तो वहां पर क्या होगा, पूरा पेड़ पौधे की छालें क्या हो गई, ये ब्लैक बार्क हो गई, बार्क ऑफ ट्री ड्यू टू पॉल्यूशन। अब क्या हुआ, अब जब काला हो गया तो व्हाइट वाला दिखने लगा, जबकि ब्लैक वाला क्या हो गया, अब ये ब्लैक वाला ये डिसअपीयर हो गया। वहां पर जब ब्लैक वाला डिसअपीयर हो गया तो चिड़िया ब्लैक वाले को नहीं पकड़ पाती थी, तो 90% ब्लैक वाला हो गया, एंड सफेद वाला पकड़ लिया जाता था, पिकअप कर लिया जाता था, 10% ये व्हाइट वाला हो गया, 10% व्हाइट वाला हो गया चिड़ियों को पकड़ने की वजह से। तो अब ये आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन कि ब्लैक वाला सिलेक्ट किया गया, तो नेचर के अनुसार कि डार्विन ने क्या बोला था कि परिस्थितियां कभी भी समान नहीं रहती हैं, तो जो अपने को परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है। इसी को नेचुरल सिलेक्शन बोला था, नेचर उसी को सिलेक्ट करती है जो सर्वाइव कर जाएगा। तो जब परिस्थितियां चेंज हुई तो ब्लैक वाला सर्वाइव किया, तो ब्लैक वाला का नंबर बढ़ गया। जब पहले परिस्थितियां दूसरी थी तो शहरों में क्या था कि नॉर्मल गाँव में 90% व्हाइट था, देन 10% ये था, बट जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, शहर बस गए, पूरे पॉल्यूशन बढ़ गया, तो क्या हो गया, सफेद वाला कम हो गया, ब्लैक वाला ज्यादा हो गया। फिर क्या एग्जांपल था, इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म किसका एग्जांपल था, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल था। ओके, यही क्वेश्चन पूछता है। तो म्यूटेशन नो, न्यू लेओमार्किज्म नो, न्यू डार्विनिज्म नो, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल था। नेचर ने जिसको सिलेक्ट किया, परिस्थिति में जो सर्वाइव कर गया, नेचुरल सिलेक्शन का एग्जांपल हो जाएगा इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म। ओके, समझ में आ गया क्या हुआ, क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैड स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी, सबसे छोटी ब्रेन कैपेसिटी किसकी थी, नेंडरथल की थी, 1400 से 1600।
होमो हैबिलिस, ठीक है, होमो हैबिलिस की कितनी थी, ये 650 से 800 सीसी के आसपास थी। होमो इरेक्टस की 900 सीसी थी। होमो सेपियंस की ये 1350 से 1500 सीसी थी। तो स्मॉलेस्ट ब्रेन साइज किसकी है, ये होमो हैबिलिस की है। ये 2015 का क्वेश्चन था ये, ओके, ये 2015 का क्वेश्चन था। और कब ये इसी पर मॉडिफाई किया, 2019 में ये मॉडिफाई कर दिया, इसको मॉडिफाइड करके क्वेश्चन बना दिया। तो कहीं ना कहीं आपको अगर बैक ईयर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तैयार हैं तो आप आने वाले समय क्वेश्चन कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उसी के आसपास ही क्वेश्चन ये बना रहे हैं ये लोग। 2015 का क्वेश्चन था, सेम क्वेश्चन 2019 में इसको क्रिनियल कैपेसिटी दे करके पूछ लिया इसको। ओके, क्लियर, मिलान करके नेक्स्ट। पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन ऑफ 1000 इंडिविजुअल 360 बिलोंग्स टू जीनोटाइप ए। तो आउट ऑफ 1000 कितना ए कितना है, 360 है। स्मॉल ए कितना है, ये 160 है। ओके, एंड कैपिटल ए स्मॉल ए कितना है, ये 480 है। ये कितने में, ये आउट ऑफ 1000 में है ये, ठीक। जबकि हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल देखते हैं ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए होता है, स्टेबल एंड कांस्टेंट होती है जीन फ्रीक्वेंसी, ओके, जनरेशन टू जनरेशन। इनकी एलेलिक फ्रीक्वेंसी ऑलवेज 1 होती है, a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ये 1000 में बोल रहे हैं, हमको 1 में काउंट करना है ये। डोमिनेंट एलेल कैपिटल है या p, रिसेसिव एलेल स्मॉल है या q। बट डोमिनेंट इंडिविजुअल कैपिटल है p स्क्वायर, रिसेसिव इंडिविजुअल स्मॉल है q स्क्वायर है। ओके, तो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल कैपिटल स्मॉल है 2pq हो जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एल पूछ रहा है, ये इंडिविजुअल है ये, ओके, ये एल की फ्रीक्वेंसी पूछ रहे हैं ये, तो ये 1000 में है ये। ओके, ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए कितने में है ये, 1000 में है, जबकि एल फ्रीक्वेंसी 1 में होती है ये। तो 1000 में कितना है ये, 360 है। 1 में कितना हो जाएगा, 360 बटे कितना हो जाएगी, 1000 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.36 हो जाएगी। तो कैपिटल है या p स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, 0.36 हो जाएगी। तो ओके, तो a कितना हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, ये 0.6 हो जाएगी, a की वैल्यू 0.6 हो जाएगी। ओके, तो इस तरह से आप निकालो कि ये डोमिनेंट एल कितना है, 0.6 हो जाएगी। इस तरह क्वेश्चन आप इस तरह क्वेश्चन कैलकुलेट करो, क्योंकि ये दिया हुआ है 1000 में, आपको 1 में कैलकुलेट करना होता है। ये 1 में कैलकुलेट करने का तरीका ये है, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। हेटेरोजाइगस 1000 में दिया हुआ है, तो 1 में क्या हो जाएगी, 1 में हो जाएगी 0.48 हो जाएगी हेटेरोजाइगस। ओके, 2pq, ठीक है। अब रिसेसिव इंडिविजुअल कितना दिया है, रिसेसिव की इंडिविजुअल दिया है, q स्क्वायर दिया है 160 दिया हुआ है। ओके, तो ये क्या 1000 में है, तो q स्क्वायर 1 में क्या हो जाएगा, 0.16 हो जाएगा, तो q इज इक्वल टू 0.4 हो जाएगी। ओके, सो आंसर दिस क्वेश्चन, कैपिटल ए पूछा है, डोमिनेंट एलेल की 0.6 हो जाएगी। ओके, इस क्वेश्चन किस तरह कैलकुलेट करोगे, आंसर सी हो जाएगा, 0.6 हो जाएगा। नेक्स्ट, फोर लिम्ब ऑफ कैट लिजार्ड यूज्ड इन वॉकिंग, फोर लिम्ब ऑफ व्हेल यूज्ड इन स्विमिंग, फोर लिम्ब ऑफ बैट यूज्ड इन फ्लाइंग। सबका डिफरेंट फंक्शन है, सबका डिफरेंट सब डाइवर्ज हो रहे हैं। एग्जांपल अब क्या है, ये जब इस तरह हो जाते हैं ये डिफरेंट ऑर्गन्स क्या हो जाएंगे, होमोलॉगस ऑर्गन हो जाएंगे। फोर लिम्ब ऑफ सबके सब क्या हो जाएंगे, एनालॉगस ऑर्गन, नो। एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल नहीं है, ये होमोलॉगस ऑर्गन के एग्जांपल हो जाते हैं। क्योंकि फोर लिम्ब की बात कर रहा है, तीन सबके ये फोर लिम्ब कैसे हैं, होमोलॉगस ऑर्गन है। ये ऑर्गन की बात कर रहा है कि ऑर्गन कैसे हैं, सब होमोलॉगस ऑर्गन है। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन नो। ओके, ठीक है, सो होमोलॉगस ऑर्गन हो जाएंगे। देखिए एडाप्टिव रेडिएशन क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया से ये रेडिएट होकर के डिफरेंट जियोग्राफिकल एरिया में जाएगा, डिफरेंट एडाप्टेशन कर लेगा, तो ये होता है एडाप्टिव रेडिएशन। ये होमोलॉगस ऑर्गन शो करता है। बट ये ऑर्गन की बात कर रहा है, फोर लिम्ब की बात करेगा तो
होमोलॉगस ऑर्गन हो जाएंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, which one of the following are the analogous structure? Wing of bat and wing of pigeon। ये एनालॉगस ऑर्गन शो करता है। ये मानते हैं कि इसमें क्या है, ह्यूमरस रेडियल चलना है, बट इनका मेडिंग देखेंगे विंग ऑफ पिजन में क्या होता है, ये फीदर्स का बना हो गया है। ओके ये क्या होता है, विंग ऑफ पिजन में डिफरेंट डिफरेंट फीदर्स के बने होते हैं ये। लेकिन विंग ऑफ बैट की बात करें तो ये क्या होता है, ये इसका तो जो इसमें होता है विंग ऑफ बैट की बात करें तो इसमें क्या स्किन का मॉडिफिकेशन होता है। ये सारी बोन्स के बीच में स्किन की ओवरलैपिंग होती है, स्किन, इस वजह से ये इसका मॉडिफिकेशन डिफरेंट हो जाता है, बट फंक्शन शो करता है। तो विंग ऑफ बैट एंड विंग ऑफ पिजन की बात करेंगे तो क्या शो कर देगा, ये एनालॉगस ऑर्गन शो कर देगा, क्योंकि इसका बॉडी का जो फॉर्मेशन है ये विंग्स या पंख का बना होता है, बट बैट वाला क्या है, ये स्किन का मॉडिफिकेशन हो जाता है। तो डिफरेंट मॉडिफिकेशन से एनालॉगस ऑर्गन हो जाता है। ये गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग ऑफ मैन एनालॉगस ऑर्गन हो जाएगा। थॉर्न ऑफ बोगनविले कुकुरबिटा ये होमोलॉगस हो जाएगा, ये एनालॉगस नहीं है। फ्लिपर ऑफ डॉल्फिन एंड लेग्स ऑफ, ये क्या है, ये होमोलॉगस ऑर्गन हो जाते हैं। ये तो इसमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों करेक्ट है, बट मोस्ट करेक्ट की बात करेगा तो गिल्स ऑफ प्रॉन एंड लंग्स ऑफ मैन हो जाएगा एनालॉगस ऑर्गन के लिए। ओके तो एनालॉगस ऑर्गन होमोप्लास्टिक ऑर्गन, origin different but perform similar function, convergent evolution शो करते हैं। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, फ्लिपर ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, स्वीट पोटैटो एंड पोटैटो, विंग ऑफ इंसेक्ट एंड बैट आर बर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू द डार्विन ऑर्गेनिक इवोल्यूशन इज, डार्विन के अनुसार क्या था कि कंपटीशन विद इन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, नहीं, रिड्यूस फीडिंग एफिशिएंसी ऑफ वन स्पीसीज, ये भी था। डार्विन के अनुसार क्या था इवोल्यूशन, इंटर स्पेसिफिक था, स्पेसिफिक कंपटीशन था, इंट्रा नहीं था, इंट्रा नहीं है, इंटर स्पेसिफिक। ये एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, डार्विन के अनुसार इवोल्यूशन क्या है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन शो करते हैं, एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम। इनका कहना था कि कोई पॉपुलेशन है वो तब तक जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तक उसको डिस्टर्ब ना किया जाए। किसने बोला था, हार्डी विनबर्ग ने बोला था इस चीज को। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या बोलता है कि कुछ चीजें हैं जो 5 फैक्टर हैं जो कि हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करती हैं, तो इन 5 चीजें अब्सेंट नहीं होंगी तो क्या होगा, वो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो ऑल द 5 फैक्टर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो, ठीक है, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन म्यूटेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एंड रैंडम मेटिंग। ये 5 फैक्टर हैं जो क्या करते हैं, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल को या जेनेटिक इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर देते हैं। हार्डी विनबर्ग ने क्या बोला कि जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। एक पॉपुलेशन है, एक पॉपुलेशन ए है, एक पॉपुलेशन बी है, यहाँ पर सब इंडिविजुअल है, यहाँ पर सब इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, ये तब तक पॉपुलेशन है तब तक जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी जब तक यहाँ से कोई जीन यहाँ माइग्रेट करके यहाँ तक न जाए। मीन्स यहाँ पर 1000 जीन है, ठीक है, यहाँ से माइग्रेट करके 10 जीन चले जाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 990 जीन बचेंगे, तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इनका कहना ये था, ठीक है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन ना हो, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन ऑफ जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या है कि रैंडम चेंज इन जीन फ्रीक्वेंसी नोन एज जेनेटिक ड्रिफ्ट होती है। जीन म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, म्यूटेशन होगा तो जीन लॉस हो गया तो ऐड हो जाएगा तो भी चेंज हो जाएगी। नेचुरल सिलेक्शन होगा तो भी कुछ इंडिविजुअल क्या हो जाएंगे, डेथ हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, तभी जीन लॉस हो जाएगा, ठीक है। एंड रैंडम मेटिंग, इनमें आपस में रैंडम मेटिंग आपस में होनी चाहिए। मीन सारी फीमेल्स सारे मेल के साथ किसी से कोई कभी भी मेटिंग करके पॉपुलेशन प्रोड्यूस, जो इंडिविजुअल प्रोड्यूस कर देगी, इसको रैंडम मेटिंग बोलते हैं। रैंडम मेटिंग मतलब मीन्स क्या कि जितनी फीमेल्स, अगर किसी पॉपुलेशन में 1000 पॉपुलेशन में अगर इसमें 500 या 400 फीमेल्स हैं, 500 मेल्स हैं, तो 400 ऑल फीमेल्स अवेलेबल फॉर ऑल मेल्स, सारी मेल्स के लिए सारी फीमेल्स अवेलेबल रहेंगी। कोई मेल किसी के साथ भी कॉपुलेट करेगा और इंडिविजुअल प्रोड्यूस करेगा, इसको रैंडम मेटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में जीन क्या होगी, आपस में मिक्सिंग होती रहेगी तो चेंज नहीं होगी फ्रीक्वेंसी। तो इनका कहना था हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का कि जीन तब तक चेंजिंग नहीं होगी जब तक उसमें ये सारी चीजें हो। मीन्स
जीन माइग्रेशन एब्सेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, जीन माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नहीं होना चाहिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट नहीं होनी चाहिए, जीन म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए और नेचुरल सिलेक्शन भी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज नहीं हो रही हैं तो वो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में रहेगी। या रैंडम मेटिंग क्या होनी चाहिए। अगर इसके अलावा कोई भी चीजें हैं तो क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो क्वेश्चन देखते हैं, टेंडेंसी ऑफ पॉपुलेशन टू रिमेन इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम मे बी डिस्टर्ब बाय, ठीक है, तो किसके द्वारा डिस्टर्ब होगा, लैक ऑफ म्यूटेशन, ये नहीं डिस्टर्ब करेगा, इक्विलिब्रियम में रखेगा। लैक ऑफ रैंडम मेटिंग, नो, रैंडम मेटिंग क्या है, होनी चाहिए। लैक ऑफ रैंडम मेटिंग मतलब क्या, कोई फीमेल केवल पर्टिकुलर फीमेल पर्टिकुलर मेल के लिए ही अवेलेबल हो और किसी के लिए ना हो, तो क्या होगा कि जीन एक ही तक कांस्टेंट रहेगा, मिक्सिंग नहीं हो पाएगा। तो लैक ऑफ रैंडम मेटिंग नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। रैंडम मेटिंग, यस, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए, सारी फीमेल सारे मेल्स के लिए। लैक ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, जीन चेंज हो जाएगा। ओके, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये हो जाएगा कि लैक ऑफ रैंडम मेटिंग ये इफेक्ट कर देगा, रैंडम मेटिंग होनी चाहिए। ओके, तो इफेक्टेड नहीं होगा, बट लैक हो गया, रैंडम मेटिंग नहीं हुई, जीन डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके, तो ये बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है, जहां से क्वेश्चन देता है क्या होगा, यहां से आप इसको क्लियर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, variation in the gene frequencies within the population can occur by chance rather than by natural selection। चांस के द्वारा हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन से नहीं होगा, तो क्या कहलाता है, रैंडम मेटिंग, नो, जेनेटिक फ्लो नो, जेनेटिक लोड नो, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। रैंडम मेटिंग ने बता दिया क्या होता है कि सारी फीमेल सारे मेल्स के लेवल होंगी, रैंडम मेटिंग कहलाएगी। जेनेटिक लोड क्या है कि हार्मफुल जीन प्रेजेंट इन एनी पॉपुलेशन नोन एज जेनेटिक लोड बोला जाता है। जेनेटिक फ्लो, जीन फ्लो करेगा, और जेनेटिक ड्रिफ्ट अगर बाई चांस हो जाएगा। ओके, आंसर डी हो जाएगा, सो आंसर डी हो जाएगा। जेनेटिक ड्रिफ्ट सवाल राइट इफेक्ट बोलते हैं, एप्लीकेबल फॉर स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन, ये जीन फ्रीक्वेंसी नॉन डायरेक्शनल मैनर में चांस एलोन में चेंजिंग हो जाएगा। ओके, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट, प्रोसेस बाय व्हिच ऑर्गेनिज्म विद डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से आ रहा है, इवॉल्व सिमिलर फिनोटाइपिक एडाप्टेशन, डिफरेंट इवोल्यूशनरी हिस्ट्री से सिमिलर फिनोटाइपिक एडाप्टेशन ले रहा है, रिस्पांस टू कॉमन एनवायरनमेंट चैलेंज के द्वारा है ये, ठीक है। कॉमन एनवायरनमेंट क्या हो गया, कॉमन हो गया, डिफरेंट रीजन से आया तो क्या हुआ, कन्वर्ज हुआ, तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। नॉन रैंडम इवोल्यूशन नो, एडाप्टिव नो, नेचुरल नो, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, आई ऑफ ऑक्टोपस एंड आई ऑफ कैट शो डिफरेंट पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर, डिफरेंट पैटर्न शो किया। ओके, ठीक है, बट क्या हुआ कि आई एफ ऑक्टोपस है, आई एफ कैट है, ये क्या शो करेंगे, दो के दोनों ओरिजिन डिफरेंट, फंक्शन सेम है ना, लागस ऑर्गन, दे परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, दिस इज एग्जांपल ऑफ सिमिलर फंक्शन। आई ऑफ ऑक्टोपस है, आई ऑफ कैट है, ये सिमिलर फंक्शन शो कर रहे हैं, ये क्या हुआ, कन्वर्ज हुई, परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। एनालॉगस ऑर्गन हैव इवॉल्वड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, यस, एनालॉगस ऑर्गन है ये, ठीक है, एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करते हैं ये। एनालॉगस ऑर्गन हैव इवॉल्वड ड्यू टू डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, नो, एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट इवोल्यूशन शो करता है। होमोलॉगस ऑर्गन है नहीं ये, होमोलॉगस ऑर्गन ये है नहीं, सो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर फर्स्ट हो जाएगा, एनालॉगस ऑर्गन हैव इवॉल्वड ड्यू टू कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के थ्रू इनका इवॉल्व हुआ, दो के दोनों डिफरेंट है बट फंक्शन सिमिलर, जो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। ओके, next, random unidirectional change in allele frequencies that occurs by chance हुआ in all population or especially in small population के लिए, ठीक है, ठीक है, तो क्या हो जाता है, स्मॉल पॉपुलेशन एलेल फ्रीक्वेंसी रैंडम चेंजेस हुआ, क्या हो जाता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाता है, माइग्रेशन नो, नेचुरल सिलेक्शन नो, म्यूटेशन नो, जेनेटिक ड्रिफ्ट हो जाएगा स्मॉल पॉपुलेशन के लिए। ओके, नेक्स्ट, genetic variation arises due to recombination only, no, mutation as well as recombination, yes, mutation से भी वेरिएशन होता है, रिकॉम्बिनेशन से भी होता है ये, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन सिलेक्शन नो, म्यूटेशन नो, आंसर बी हो जाएगा कि म्यूटेशन एज वेल एज रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा। नेक्स्ट, जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन देता है कि जियोलॉजिकल टाइम स्केल से कौन कब एराइज हुआ था ये, तो पूरा पृथ्वी का जो लाइफ होता है, पृथ्वी की एज क्या है, 4.6
बिलियन मीन्स 4.5 अरब ईयर ओल्ड है पृथ्वी। तो कह रहा है कि इसको पूरा अब तक का टाइम डिवाइड किया गया है इरा में। हाँ ओके, इरा, पीरियड, इपॉज एंड फीचर, ये 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला पीरियड प्री कैम्ब्रियन था, ये लगभग ये 4 अरब साल 4 बिलियन का टाइम लेता है, 4 बिलियन ईयर एगो का टाइम लेता है, ये लार्जेस्ट टाइम प्री कैम्ब्रियन ईयर का था। ओके नेक्स्ट, प्री कैम्ब्रियन इरा, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सिनोजोइक, टोटल 4 इरा में डिवाइड किया गया है। तो पैलियोजोइक इरा, मीसोजोइक, सिनोजोइक इरा। तो पैलियोजोइक इरा को पीरियड में डिवाइड किया गया है, ये इसके पीरियड हो गए। याद करने का तरीका कॉस डीसीपी, याद करने का इसका तरीका है कॉस डीसीपी। ओके, कैम्ब्रियन पीरियड, ऑर्डोवेशियन पीरियड, सिल्यूरियन पीरियड, डेवोनियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड, पर्मियन पीरियड, इतने पीरियड हो गए पैलियोजोइक के। इसको किसी पार्ट में डिवाइड किया गया है। अब इस पीरियड में क्या क्या आए थे, कैम्ब्रियन पीरियड में क्या आए थे, ओरिजिन ऑफ ट्राइलोबाइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ओरिजिन ऑफ ट्राइलोबाइट्स था। ऑर्डोवेशियन में जॉलेस फिश आई थी, क्या आई थी ऑर्डोवेशियन पीरियड में, जॉलेस फिश आई थी। एंड ओरिजिन ऑफ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट की ओरिजिन हुई थी ऑर्डोवेशियन में। और क्या हुई थी, एज ऑफ मोलस्का था कौन, ऑर्डोवेशियन। ओके, सिल्यूरियन में जॉलेस फिश आई थी ऑर्डोवेशियन में, बट जॉड फिश ओरिजिन हुई थी कब, सिल्यूरियन पीरियड में जॉड फिश की ओरिजिन हुई थी, जॉ वाली फिश की ओरिजिन सिल्यूरियन पीरियड में हुई थी, और टेरोफाइट की ओरिजिन हुई थी सिल्यूरियन पीरियड में। ओके, डेवोनियन पीरियड में क्या हुई थी, एज ऑफ फिशेस, डेवोनियन पीरियड, एज ऑफ फिशेस नोन एज डेवोनियन पीरियड। और ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया एंड प्रोजिम्नोस्पर्म, वेरी इंपॉर्टेंट, डेवोनियन फिश में जब फिशेस हो गई, एज ऑफ फिशेस बोला जाता है डेवोनियन को, तो जब फिश हो गई फिश से एम्फीबिया राइज हो गया, ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया हो गया। एंड प्रोजिम्नोस्पर्म, एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है कि प्रोजिम्नोस्पर्म, डायग्राम में दिया है कब राइज हुआ था, कार्बोनिफेरस, एनसीईआरटी में डायग्राम में शो किया हुआ है कि प्रोजिम्नोस्पर्म राइज ड्यूरिंग डेवोनियन पीरियड। इन कार्बोनिफेरस पीरियड में क्या होता है, एज ऑफ एम्फीबिया एंड ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स, एज ऑफ एम्फीबिया कार्बोनिफेरस पीरियड बोला जाता है, और ओरिजिन ऑफ रेप्टाइल्स कौन सा, सेमोरिया रेप्टाइल्स था, जो कि एम्फीबिया से ओरिजिनेट हुआ था, रेप्टाइल सेमोरिया आया था। ओके, पर्मियन पीरियड क्या था, एक्सटिंक्शन ऑफ ट्राइलोबाइट्स, एक्सटिंक्ट हो गए थे, और 90% लिविंग एक्सटिंक्ट हो गई थी पर्मियन पीरियड में, एक्सटिंक्ट हो गई थी। ओके, नेक्स्ट आता है मीसोजोइक इरा। मीसोजोइक इरा को 3 पीरियड में, ट्राइजिक, जुरासिक एंड क्रेटेशियस, 3 पीरियड में डिवाइड किया गया है। ट्राइजिक पीरियड क्या होता है, फर्स्ट डायनासोर्स एंड मैमल, कौन से, पहला डायनासोर और पहला एग लेइंग मैमल्स ओरिजिनेट हुए थे ट्राइजिक पीरियड में, ओरिजिनेट हुए थे मेसोजोइक इरा के। जुरासिक पीरियड क्या बोलते हैं, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर को जुरासिक पीरियड बोला जाता है, गोल्डन एज ऑफ डायनासोर नोन एज जुरासिक पीरियड। ओके, एंड ओरिजिन ऑफ बर्ड एंड, कौन सी बर्ड, आर्क्योप्टेरिक्स बर्ड ओरिजिनेट हुई थी किसमें, जुरासिक पीरियड में। ओरिजिन ऑफ बर्ड या आर्क्योप्टेरिक्स ओरिजिनेट हुई थी जुरासिक पीरियड में, एज ऑफ डायनासोर्स एंड ओरिजिन ऑफ बर्ड आर्क्योप्टेरिक्स। ओके, क्रिटेशियस पीरियड क्या है, एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स कब एक्सटिंक्ट हुआ था, क्रिटेशियस पीरियड में एक्सटिंक्ट हो गया था। ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म एंड मॉडर्न बर्ड ओरिजिनेट हुई थी कब, क्रिटेशियस पीरियड में ओरिजिनेट हो गई थी। नेक्स्ट सिनोजोइक इरा। सिनोजोइक इरा ये क्या है कि एज ऑफ मैमल, बर्ड एंड डोमिनेंस ऑफ एंजियोस्पर्म था ये। तो सिनोजोइक इरा जो था इसको 2 पीरियड में, टर्सरी पीरियड, क्वार्टरनरी पीरियड में डिवाइड किया गया था ये। ओके, अब टर्सरी पीरियड को कितनी पार्ट्स में डिवाइड किया गया, ये इसकी पार्ट्स डिवाइड किया गया है, टोटली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पैलियोसिन, इयोसिन, ओलाइगोसिन, मायोसिन, प्लायोसिन पास में टर्सरी पीरियड को डिवाइड किया गया। पैलियोसिन पास में ओरिजिन ऑफ प्राइमेटा था, इयोसिन में ओरिजिन ऑफ हार्स इयोहिपस था, ओलाइगोसिन में ओलाइगोहिपस, मायोसिन में मायोहिपस, प्लायोसिन में प्लायोहिपस था। ओके, नेक्स्ट क्वार्टरली पीरियड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्लीस्टोसिन एंड होलोसिन पास। प्लीस्टोसिन पास में आइस एज था, आइस एज प्लीस्टोसिन पास था, ठीक है। एंड होलोसिन पास में एज ऑफ मैन बोला जाता है, होलोसिन या रिसेंट चल रहा है, एज ऑफ मैन को होलोसिन बोला जाता है। प्लीस्टोसिन आइस एज था, ये क्वार्टर पीरियड का था। ओके, तो ये आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल से यहाँ से ये क्वेश्चन बने, आपको उसको नोट करके आप इसको रट डालना, इसको पूरा सारी चीजें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर डोमिनेटेड द वर्ल्ड इन विच आर द फॉलोइंग जियोलॉजिकल इरा, किस इरा में है, सिनोजोइक बर्ड एंड मैमल था, नो। जुरासिक क्या था, जुरासिक
पीरियड है, जुरासिक पीरियड में था, ये इरा नहीं है, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। मेसोजोइक इरा, यस मेसोजोइक इरा को ट्राइजिक, जुरासिक, क्रेटेशियस 3 पीरियड में डिवाइड किया गया था। तो कौन सा इरा था? मेसोजोइक इरा था। जुरासिक पीरियड था बट मेसोजोइक इरा था। डेवोनियन पीरियड ये पैलियोजोइक इरा का है। ओके, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? मेसोजोइक इरा में डोमिनेट था। ओके, नेक्स्ट। फिंचेस स्पीसीज ऑफ गालापागोस आइसलैंड आर ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फूड सोर्सेस के आधार पर ग्रुप किए हुए थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फिंच, कौन सा फिंच फूड नहीं है ये? ओके, दिस इज डायग्राम ऑफ गालापागोस आइसलैंड, डार्विन फिंचेस का ये स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। ये अपने बीक के आधार पर इनको डिवाइड किया गया था डार्विन ने, ठीक है। तो क्या क्या खा सकती थी? इंसेक्ट को खाती थी, सीड को खाती थी, ट्री बर्ड को भी खा जाती थी, हर्बीवोरस थी। बट करियान, करियान मीन्स क्या? डेड एंड डिकेइंग फ्लेश आर मीट आर, एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं? डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को गालापागोस आइसलैंड नहीं खाते थे, बल्कि इसको वल्चर खाता है। तो करियान इनका फिंच फूड नहीं था ये। ओके, सो आंसर क्या हो जाएगा? करियान हो जाएगा। करियान इज नॉट अ फिंच फूड। ओके, नेक्स्ट। इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया, एक गिवन एरिया से कह रहा है कि डिफरेंट स्पीसीज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट से स्टार्ट हुई, ओके, एंड स्प्रेडिंग टू द अदर जियोग्राफिकल एरिया, और यहाँ से ये जा करके अदर जियोग्राफिकल एरिया में जानी शुरू कर दी। ओके, तो अदर जियोग्राफिकल एरिया में जब ये जाती हैं तो वहाँ पर एक न्यू पॉपुलेशन बना लेती हैं। तो इसको क्या बोला इन्होंने? एडाप्टिव रेडिएशन बोला गया। दिस इज नोन एज एडाप्टिव रेडिएशन। यहाँ की डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है कि इवोल्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ गिवन एरिया स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड स्प्रेडिंग टू अदर जियोग्राफिकल एरिया तक जाएंगी, एडाप्टिव रेडिएशन बोलते हैं। नेचुरल सिलेक्शन नहीं होगा, माइग्रेशन नहीं होगा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन नहीं होगा। सो आंसर ये हो जाएगा। जैसे कि मार्सुपियल मैमल, ये मार्सुपियल रीजन में ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये डिफरेंट मैमल्स में ओरिजिनेट हो गए। तास्मानियन वुल, टाइगर कैट, बैंडेड नाम, एंटीटर, मार्सुपियल रैट, कंगारू, बाम कैट, बंडीकूट, कोआला, मार्सुपियल मोल एंड सुगर ग्लाइडर, ये सारे के सारे क्या है? मार्सुपियल रेडिएशन या मार्सुपियल मैमल ऑफ ऑस्ट्रेलिया है। ये डिफरेंट स्पीसीज में रेडिएट हुए थे। ओके, एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल कौन सा होता है? मार्सुपियल ऑफ ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। डार्विन फिंचेस तो इसके एग्जांपल है। ओके, नेक्स्ट। Which one of the following option give one correct example each of convergent evolution? करा है करेक्ट एग्जांपल में कौन सा कन्वर्जेंट इवोल्यूशन और डाइवर्जेंट इवोल्यूशन कर रहा है। तो कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन में आई हैव ऑक्टोपस मैमल, यस करेक्ट है। बोना पोलिप ऑफ वर्टिब्रेट, ये भी डाइवर्जेंट इवोल्यूशन है, करेक्ट है ये। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अदर ऑप्शन थाना, बोगनविलिया, टिंडर, कुकुरबिटा, ये डाइवर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा। विंग ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा, सो ये रॉन्ग हो जाएगा। बोना पोलिंग वर्टिब्रेट, ये भी क्या हो जाएगी? डाइवर्जेंट इवोल्यूशन, ये रॉन्ग हो जाएगा। विंग ऑफ बटरफ्लाई बर्ड, ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन एनालॉगस हो जाएगा। ओके, तारना, बोगनविलिया एंड कुकुरबिटा, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन रॉन्ग हो जाएगा। आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन या एनालॉगस ऑर्गन, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो ये अपोजिट दिया हुआ है। आंसर ए करेक्ट है। कन्वर्जेंट कौन सा आया? एनालॉगस ऑर्गन आया ऑक्टोपस एंड मैमल, डाइवर्जेंट या होमोलॉगस बोना पोलिम एंड वर्टिब्रेट हो जाएगा। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, which was the most significant trend in evolution of modern man या होमो सेपियंस from his ancestor? his ancestor कह रहा है कि होमो सेपियंस अपने एंसेस्टर से मॉडर्न मैन बनने में मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रेंड क्या था? शॉर्टनिंग ऑफ द नो, बायनोकुलर विजन नो, इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी, यस क्रेनियल कैपेसिटी इंक्रीज होना ही ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ था। आप राइट क्वेश्चन नो। सो आंसर दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग क्रेनियल कैपेसिटी था। ओके, नेक्स्ट। एक्सटिंक्ट ह्यूमन हु लिव्ड 1,00,000 से 40,000 साल पहले लिव करता था। यूरोप, एशिया, पार्ट ऑफ अफ्रीका, शॉर्ट स्टेचर, हैवी आईब्रो, ठीक है, ट्रेनिंग फोरहेड, लार्ज जॉ, हैवी टीथ, स्टॉकी बॉडीज, लंबरिंग गेट एंड स्टूट पोस्चर। इसमें केवल एक चीज पकड़ने वाला है, वो क्या है कि 1,00,000 से 40,000 साल पहले जो आपको पता है एशिया और अफ्रीका में रहता था। ये कौन था 1,00,000 से 40,000 साल पहले? नेanderthal मैन था। होमो हैबिलिस नो, क्रो-मैग्नन
नो, टाइम ऑफ थेकस नो। ओके, कुलबैंगन 10 से 30,000 साल पहले रहता था, तो ये हो जाएगा नियंडरथल मैन हो जाएगा इसका आंसर। ओके, 1 लाख से 40,000 साल पहले रहता था नियंडरथल मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडिया ऑफ द म्यूटेशन वाज ब्रॉट फोर्थ बाय, किसने दिया था म्यूटेशन को? ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। किसमें किया था? इवनिंग प्रिमरोज में इन्होंने किया था, या इसका दूसरा नाम क्या था? आइनोथेरा लैमार्कियाना था इनका, इसका नाम इवनिंग प्रिमरोज का। ओके, तो म्यूटेशन किसने दिया था? ह्यूगो डे व्रीज ने दिया था। आंसर हो जाएगा ग्रेगर जर्मेंडल नो, पाइथन सेटाइमिज्म पर वर्क किए थे, जेनेटिक्स पर वर्क किए थे। हार्डी विनबर्ग ये लार्ज पॉपुलेशन के लिए था, म्यूटेशन से नहीं रिलेटेड। डार्विन नेचुरल सिलेक्शन दिए थे, म्यूटेशन नहीं। सो आंसर क्या हो जाएगा? ह्यूगो डे व्रीज, वर्क ऑन इवनिंग प्रिमरोज हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, डार्विन फिंचेस आर गुड एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म नो, कनेक्टिंग लिंक नो, एडाप्टिव रेडिएशन का एग्जांपल था। डार्विन फिंचेस एंड आर्चेल मार्सुपियल एग्जांपल ऑफ एडाप्टिव रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट, given below are 4 statement A to D each with 1 or 2 blanks. Select the option which correctly fill up blank in 2 statement. Okay, करेक्ट कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है उसको फिल अप करना है। बीइंग अ बटरफ्लाई बट लुक लाइक दे आर रिजल्ट ऑफ, क्या ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन था ये। ओके, ऑप्शन बी मिलर सोड CH4 H2NH3 एंड क्या H2 वाटर वेपर का था। व्हेन एक्सपोज्ड टू इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इन अ फ्लैश रिजल्ट फॉर्मेशन ऑफ अमीनो एसिड फॉर्मेशन हुआ था। वर्मीफायर अपेंडिक्स इज अ रूडिमेंट्री ऑर्गन था एंड एविडेंस ऑफ क्या वेस्टिजियल ऑर्गन था। ये वेस्टिजियल ऑर्गन से एविडेंस था, एनाटॉमिकल एविडेंस नहीं था। अकॉर्डिंग टू द डार्विन इवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू, अकॉर्डिंग टू डार्विन इवोल्यूशन टुक प्लेस, इन्होंने ड्यूरेशन क्या बताया? डार्विन के अनुसार इवोल्यूशन क्या था? नेचुरल सिलेक्शन था एंड सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन्होंने बताया था, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट इन्होंने बताया था। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए में क्या करा है कि डी का फर्स्ट, डी का स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन, ठीक है, स्मॉल वेरिएशन था ये, नेचुरल सिलेक्शन या स्मॉल वेरिएशन, डी का फर्स्ट, ये करेक्ट है ये। ओके, सेकंड सर्वाइवल, ठीक है, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, ये करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। एंड ए कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ए का कहां पर है? ये रहा ए, ये क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। यस, ये भी करेक्ट हो गया, करेक्ट मिल गया हमको, पहले ऑप्शन करेक्ट मिल गया, ए करेक्ट है ये। स्मॉल वेरिएशन था डार्विन के अनुसार, स्मॉल वेरिएशन या नेचुरल सिलेक्शन था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट एंड कन्वर्जेंट इवोल्यूशन पहला था बटरफ्लाई बर्डुलैक। ओके, बी का ऑप्शन ए का क्या है? कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये करेक्ट है, ये रहा कर ऑप्शन ए का कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, ये करेक्ट है। बी का क्या है? बी का CH4 H2NH3 H2 वेपर था, इन्होंने ऑक्सीजन दिया है, तो ये रॉन्ग हो जाएंगे, रॉन्ग, तो रॉन्ग हो जाएंगे। सेकंड में अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, इसमें क्या है? बी का सेकंड अमीनो एसिड है, न्यूक्लिक एसिड नहीं है, सो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आप सी, बी का फर्स्ट क्या लिया इन्होंने? वाटर वेपर, ये रहा वाटर वेपर रहा, करेक्ट है। एंड सेकंड अमीनो एसिड, यस अमीनो एसिड भी इनका सही है, अमीनो एसिड सही है, वाटर वेपर सही है। फर्स्ट, सी का फर्स्ट, ये रूडिमेंट्री ऑर्गन है, ये भी करेक्ट है ये। सेकंड एनाटॉमिकल एविडेंस इवोल्यूशन नहीं था, ये क्या था? वेस्टिजियल इवोल्यूशन था, ये सो रॉन्ग हो जाएगा। डी में क्या कर रहे हैं? सी का फर्स्ट वेस्टिजियल है, रूडिमेंट्री ऑर्गन या वेस्टिजियल ऑर्गन। सेकंड एनाटॉमिकल एविडेंस नहीं था, वेस्टिजियल थे ये म्यूटेशन। डी का फर्स्ट क्या है? डी का फर्स्ट ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन था, ये स्मॉल वेरिएशन था, डी का फर्स्ट डार्विन के अनुसार म्यूटेशन नहीं था ये। और सेकंड मल्टीप्लिकेशन नहीं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए, डी का फर्स्ट स्मॉल वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, most apparent change during the evolutionary history of Homo sapiens is traced in loss of body hair, no, walking upright, no, starting up job, no, remarkable to increase the brain size, yes, option D is the correct हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Peripatus is a connecting link between mollusca, Echinodermata, Annelida, Arthropoda,
सिलेंटेटा पोरिफेरा फ्लेटोमेथिस। तो पेरिपेटस क्या है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच कनेक्ट लिंक बिटवीन होता है। तो हम लोग थ्योरी देख लेते हैं इसका। वायरस ये नॉन लिविंग होता है, लिविंग और नॉन लिविंग बीच कनेक्ट लिंक है। यूग्रीना जो कि इस पर सेल वाल कवरिंग नहीं होती, पेलिकल की कवरिंग होती है, ये प्रोटिस्टा में रखा जाता है। प्रोटिस्टा में पहले क्या एनिमलिया में रिलेटेड था ये, तो ये एनिमल्स बोल। तो यूग्लिना क्या है, ये प्लांट और एनिमल के बीच कनेक्ट लिंक है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या पाया जाता है, यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, सेल वाल एब्सेंट होती है, इसलिए एनिमल से रिलेटेड है। क्लोरोफिल पाया जाता है, ये प्लांट से रिलेटेड है ये, ठीक है। पेलिकल की कवरिंग पाई जाती है ये, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस करता है, इसलिए प्लांट से रिलेटेड हो जाता है ये इंगल्फमेंट करता है सूर्य की रोशनी के एब्सेंस में, ये इंगल्फमेंट करेगा, मींस भोजन की तरह खाएगा, तो एनिमल से करेक्टर हो जाएंगे। तो यूग्लिना में दोनों करेक्टर पाए जाते हैं, ये प्लांट एनिमल के बीच की कनेक्ट लिंक है। पेरिपेटस ये आर्थ्रोपोड होता है, एनिलिडा आर्थ्रोपोडा के बीच कनेक्टिव लिंक है। नियोपिलाइना ये मोलस्का होता है, ये एनिलिडा एंड मोलस्का के बीच कनेक्टिव लिंक है, ठीक है। लंग फिश या डिप्नोई फिश बोलते हैं, ये फिश है, ये फिशीज एंड एम्फीबिया के बीच कनेक्टिव लिंक है, मींस फिश और एम्फीबिया के बीच कनेक्टिव लिंक ये लंग फिश या डिप्नोई हो जाती हैं। आर्क्योप्टेरिस ये बर्ड होती है, बर्ड और रेप्टाइल के बीच कनेक्टिव लिंक आर्क्योप्टेरिक्स है। हेमिकार्डेट ये नॉन कार्डेट में आता है, ये नॉन कार्डेट और कार्डेट के बीच कनेक्टिव लिंक हो जाती है ये, ठीक है। हेमिकार्डेट के एग्जांपल बैलिनोग्लासस एंड साइकोग्लासस से है, ओके। तो बैलिनोग्लासस साइकोग्लासस एग्जांपल ऑफ नॉन कार्डेट, और ये कार्डेट एंड नॉन कार्डेट के बीच कनेक्टिव लिंक है ये, ओके। नेक्स्ट प्रोटोथीरियन मैमल्स। प्रोटोथीरियन मैमल कौन कौन से होते हैं, एकेडिना एंड डकबिल प्लेटिपस होते हैं, ठीक है। ये मोनोट्रिमेटा ऑर्डर ऑफ मैमेलिया से बिलोंग करते हैं और एग लेइंग मैमल होते हैं, ये अंडे देते हैं। ये मैमल्स और रेप्टाइल के बीच कनेक्टिंग होते हैं, ये दूध पिलाते हैं तो मैमल्स हो गए, अंडे देते हैं तो ये रेप्टाइल्स हो जाते हैं। तो प्रोटोथीरियन मैमल्स, एकेडिना एंड डकबिल क्या है, मैमेलियंस और रेप्टाइल के बीच कनेक्टिंग लिंक है। सो पेरिपेटस क्या है, एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा के बीच कनेक्टिंग लिंक हो जाता है, ओके। आंसर बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट, इन केस ऑफ prepared Mathia beast and Betuleria, black colored form become dominated or like colored form in England during industrial revolution। जब इंडस्ट्री बढ़ी तो पेड़ की छालें ब्लैक हो गई, लाइकेन खत्म हो गए, काली काली छालें हो गई, ब्लैक कलर की बार्क हो गई ट्री की। इससे क्या हुआ कि जो ब्लैक कलर का बीस्ट एंड बेटुलेरिया था ये सर्वाइव किया जाने लगा, चिड़िया इसको देख नहीं पाती थी, इसको पिकअप नहीं कर पाई, बट व्हाइट वाले को पिकअप करी। क्यों? कि ब्लैक बैकग्राउंड का बार्क, व्हाइट मॉस, तो इजली बर्ड पिकअप कर ली इसको। तो पेरेंट्स ऑफ ऑप्शन है, पेरेंट्स ऑफ डार्कर कलर्ड इंडिविजुअल ड्यू टू वेरी पुअर सनलाइट। नो, ऐसा नहीं था। ब्लैक वाला क्यों है? नेचुरल सिलेक्शन हुआ था। प्रोटेक्टिव मिमिक्री, नो। प्रोटेक्टिव मिमिक्री, नो। इनहेरिटेंस ऑफ डार्कर कलर करेक्टर एक्वायर्ड ड्यू टू डार्क एनवायरनमेंट, इनहेरिटेंस नहीं हुआ था। नेचुरल सिलेक्शन हुआ था, वेयर बाई डार्कर फॉर्म वर सिलेक्टेड, नेचुरल सिलेक्शन हुआ और डार्क कलर का जो था वो सिलेक्ट कर लिया गया, सारे डार्क सिलेक्ट कर लिए गए, व्हाइट वाले पिकअप कर लिए गए। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन क्या हो जाएगा? नेचुरल सिलेक्शन वेयर बाई डार्कर फॉर्म वर सिलेक्टेड, ओके। तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन इवोल्यूशन के लास्ट एंड के एमसीक्यू डिस्कस कर लिए हैं और इंपॉर्टेंट थ्योरी पोर्शन जहां से सारे क्वेश्चन आते हैं हमने अच्छे से डिस्कस किया। वीडियो काफी लंबा है बट प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल आप लोगों के लिए। तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट प्लीज। एंड फाइनली, thanks for watching, okay। Next.